जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट मैं आज लेके आया हूं, इसमें जो आज एसएससी जीडी के जो शिफ्टों में पेपर मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के, तो मैं वो उनका भी मतलब आपको अभ्यास करा दूंगा कि जो प्रश्न आए हैं। और ये मैंने प्रश्न सारे मैंने इकट्ठे कर लिए, कौन कौन से प्रश्न है। साइट 54 है, 53 साइट मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों पहले अभ्यास कर लेते हैं आज के मॉक टेस्ट के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे जो आज क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राजा को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों कौन सा ऐसा राजा है जिसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया जाता है, तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते दिखाया गया है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह आप याद रखना, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। याद रखना दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। कविराज की उपाधि किसे मिली, तो समुद्रगुप्त को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, नागालैंड की कौन सी जनजाति मिमकुट त्योहार मनाती है। दोस्तों नागालैंड की कौन सी जनजाति है जो मिमकुट त्योहार मनाती है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कुकी। कुकी जनजाति नागालैंड में मिमकुट त्योहार मनाती है। दोस्तों बात करूँ नागालैंड की, तो नागालैंड जो है ये 1 दिसंबर 1963 को बना था, और नागालैंड की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल एक त्यौहार होता है यहाँ पे, हॉर्नबिल। तो यहाँ पे आएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में अभी मनाया गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल। और दोस्तों नागालैंड का एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, इंटांकी नेशनल पार्क। कहाँ पर है, नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क। और 2011 की जनगणना जब हुई थी, तो नागालैंड की जनसंख्या माइनस में पहुंच गई थी। तो ये भी आप याद रखें, माइनस जनसंख्या कहाँ की थी, नागालैंड की। ठीक है दोस्तों, तो मिमकुट त्योहार कहाँ, कौन सी जनजाति का, कुकी जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, आप इसको रट के जाइएगा जीडी के लिए कि कौन से शास्त्रीय नृत्य का नाम एक गांव के नाम पर है। दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा जिला, और कृष्णा जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी गांव, और कुचिपुड़ी गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया है। तो ये आप याद रखना, पूछ सकता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य गांव के नाम पर है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। दोस्तों भरतनाट्यम की बात करूं तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली की बात करूं तो केरल में किया जाता है, और सतरिया असम का है। असम का क्लासिकल डांस है सतरिया। ये सारे आपको याद रखने, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, सबसे पुराना है भरतनाट्यम। क्लियर हुआ, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति के संदर्भ में HYBP का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों हरित क्रांति को HYBP कहा जाता है, और इसका पूर्ण रूप क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो यहाँ देखें हाई यील्डिंग, यहाँ बैरियर्स लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ऑप्शन बी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये आपका सही जवाब है। देखो यहाँ हाई पर लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो हरित क्रांति को कहा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, MS स्वामीनाथन। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़े गए थे। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य क्या करे थे, हम अपने संविधान में शामिल किए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति आप याद रखिएगा। दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, USSR से लिए गए हैं। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। कितने मौलिक कर्तव्य, तो 11 हैं आज के टाइम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज लिखा गया आपका 100वां संविधान संशोधन। दोस्तों 2015 में हुआ था 100वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा भारत ने बांग्लादेश के साथ जो भूमि समझौता था, जो भूमि विवाद था, उसका निपटारा किया था। तो ये आप याद रखना, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों ये 1988 में हुआ था और 89 में लागू हुआ। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1991 में लाई गई औद्योगिक नीति के समय किस प्रधानमंत्री की सरकार थी? दोस्तों कहने का मतलब है, जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, एलपीजी सुधार लाए गए, तो उस दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? मनमोहन सिंह जी नहीं, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और वित्त मंत्री कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह। ये भी आप याद रखें। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं आपको, मनमोहन सिंह जी की किताब याद रखना, चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह जी की एक किताब आपके एग्जाम में आ सकती है, चेंजिंग इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो चेंजिंग इंडिया लिखी गई मनमोहन सिंह के द्वारा। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है सुशासन दिवस के रूप में। सुशासन दिवस के रूप में, या गुड गवर्नेंस डे, ये भारत में मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है, और इसको मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में। ये भी आप याद रखें। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एलपीजी जो सुधार है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या थी? जब भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका संबंध किस घराने से है? दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सा? तो मेवाती घराना। ऑप्शन ए, मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया संगीत, अगर आपके एग्जाम में आए कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है दुनिया में, दोस्तों ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत से है। ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। आप याद रखिएगा। दोस्तों ज्योतिबा फूले की किताब याद है ना, गुलामगिरी। ये बहुत आती है एग्जाम में। और गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में लिखी गई है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई? मराठी भाषा में गुलामगिरी लिखी गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्य शोधक समाज। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन की बात करूँ, अंबेडकर लिखा गया है। भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो अंबेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का शिल्पकार इनको कहा जाता है, और इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा, ये अंबेडकर की आत्मकथा का नाम है। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा डॉक्टर अंबेडकर ने। याद रखना। और दोस्तों अंबेडकर की समाधि को कहा जाता है चैत्य भूमि, जो मुंबई में है, चैत्य भूमि। ये अंबेडकर की समाधि का नाम है। क्लियर हुआ? और इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा गया है। अगर क्वेश्चन आए कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा गया, दोस्तों अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा गया। गांधी जी दोस्तों, इनकी किताब याद है ना, पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड किसकी किताब है? तो गांधी जी की किताब है पाथवे टू गॉड। राष्ट्रपिता इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और इनको महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों गांधी जी जो है, ये एकमात्र भारतीय जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था 1930 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा किस प्रकार की होती है? दोस्तों पश्चिमी घाट, ये आप भारत माने इस तरह से, ये एक रफली भारत मान सकते हैं आप। ये आप भारत माने। दोस्तों यहाँ जो वर्षा होती है इस वाले घाट पे, ये कौन सी वर्षा होती है? दोस्तों ये वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और ये इस वर्षा को कहा जाता है पर्वतीय वर्षा, क्योंकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराकर वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। और पर्वतीय वर्षा को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर हुआ? तो पर्वतीय वर्षा ये पश्चिमी घाट में देखी जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा गया वर्षा। वर्षा कौन से परत में देखी जाती है? तो वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। क्वेश्चन आए कि वर्षा की घटना कौन से परत का उदाहरण है? क्षोभ मंडल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आइसो हाइट क्या होता है? आइसो हाइट,
दोस्तों मानचित्र पर बे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाती हैं, याद रखिएगा। और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। नेक्स्ट है आपका सेफोलॉजी क्या है। दोस्तों सेफोलॉजी क्या है ये मुझे बताना है। तो सेफोलॉजी क्या होता है दोस्तों, ये आजकल बड़ा न्यूज़ में भी रहता है। चुनावी विश्लेषण, चुनावों का अध्ययन करना, एग्जिट पोल के बारे में बताना, या चुनाव संबंधी जो विश्लेषण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेफोलॉजी बोला जाता है। याद रखना दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया जनसंख्या अध्ययन। दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे महासागर विज्ञान। दोस्तों इसको कहा जाता है ओशिनोलॉजी। ओशिनोलॉजी या ओशिनोग्राफी ये महासागर विज्ञान होता है। क्लियर हुआ। और आप याद रखिएगा कि हर साल 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। 8 जून विश्व महासागर दिवस। तो सेफोलॉजी क्या होता है दोस्तों, चुनावों का अध्ययन करना सेफोलॉजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ था इसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है दंती दुर्ग। दोस्तों दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है। दोस्तों कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं। दोस्तों अजंता की गुफाओं में जातक कथाएं लिखी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जातक कथाएं क्या हैं, दोस्तों बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाओं में लिखी गई है। तो ये आप याद रखना, बुद्ध के जो पुराने जन्म है उनकी कहानी है जातक कथाओं में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एलिफेंटा की गुफाएं। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं आप याद रखिएगा कि शिव की त्रिमूर्ति ये कौन सी गुफा में देखी जाती है। दोस्तों शिव की त्रिमूर्ति एलिफेंटा की गुफाओं में देखी जाती है। शिव की त्रिमूर्ति का मतलब है कि शिव को इस दुनिया का सर्जन करता है, इस दुनिया का विनाश करता है और इस दुनिया का संचालन करता के रूप में दिखाया गया है। बादामी की गुफाएं ये कर्नाटक में है। कभी क्वेश्चन आए कि बादामी की गुफाएं कहाँ पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है। दोस्तों इल्तुतमिश की कब्र ये दिल्ली में है और ये कुतुब मीनार परिसर में। ऑप्शन बी, कुतुब मीनार परिसर में है इल्तुतमिश की कब्र। दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया और इसने एकता प्रणाली शुरू की थी। एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई और इसने एक चलाया था सिक्का जिसका नाम था टंका। टंका जो था ये चांदी का होता था, सिल्वर का। और एक चलाया था आपका जीतल। जीतल जो होता था ये कॉपर का होता था। दोनों आप याद रखें, चांदी का टंका और कॉपर का जीतल, ये इल्तुतमिश की देन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक लिखी गई दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों दादा भाई नेहरूजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का सबसे वृद्ध पुरुष किसे कहा गया, दादा भाई नेहरूजी को भारत का सबसे वृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों दादा भाई नेहरूजी ये भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था इन्होंने। और ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी आपको याद रखना है। दादा भाई नेहरूजी की जो पीए है वो है मैडम भीकाजी कामा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल ये पूछा जा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है इंडियन स्ट्रगल। और इनके नाम पर ना पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान भी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है। दोस्तों दक्षिणी अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। लेकिन क्वेश्चन आए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कलकत्ता का हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनाया गया, ये भी आप याद रखें। भगत सिंह लिखा गया ऑप्शन में। भगत सिंह की आत्मकथा है वाई आई एम एथीस्ट। वाई आई एम एथीस्ट ये किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है वाई आई एम एथीस्ट। तो ये इसका सही जवाब क्या हो गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरूजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर की रानी कहा गया है नेतरहाट को। झारखंड का एक शहर है नेतरहाट, इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। दोस्तों पुणे लिखा गया है। अगर क्वेश्चन आए कि दक्कन की रानी किसे कहा गया,
दक्कन की रानी किसे कहा गया है? तो दोस्तों दक्कन की रानी कहा जाता है पुणे को। कोचीन, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा गया दोस्तों? कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये आप याद रखना। तो नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी है, पुणे दक्कन की रानी है और कोचीन अरब सागर की रानी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को पंजाब का शेर भी कहा जाता है? दोस्तों शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहा गया? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। दोस्तों लाला लाजपत राय की किताब याद रखना, द अनहैप्पी इंडिया। द अनहैप्पी इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई अनहैप्पी इंडिया। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कर्नाटक में जो कोलार क्षेत्र है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी, गोल्ड उत्पादन के लिए फेमस है कोलार क्षेत्र। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हीरा, हीरा कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों पन्ना, पन्ना की खाने मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र हीरे के लिए उत्पन्न मतलब जाना जाता है। और यहाँ लिखा गया तांबा। दोस्तों राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। और तांबा पहली धातु थी जो मानव के द्वारा खोजी गई थी, याद रखना दोस्तों। दोस्तों कोलार का जो क्षेत्र है इसके ऊपर तो एक मूवी बनी है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। इसके ऊपर मूवी आप बन चुकी है केजीएफ 2, कई सारे पार्ट आएंगे इसके भी, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, याद रखना। चिकमंगलूर वगैरह क्षेत्र में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंदौर लगातार कौन सी बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया? दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर, अभी यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, तो इंदौर जो है कौन सी बार बना था? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, छठी बार इंदौर भारत का लगातार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था, छठी बार। याद रखना मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों मतदाता जंक्शन कार्यक्रम जो शुरू किया गया वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर शुरू किया गया। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की आदर्श वाक्य क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सम नो वरुणय किसका आदर्श वाक्य है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, याद करके जाइएगा। सम नो वरुणय सही जवाब आपका भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणय। दोस्तों नौसेना दिवस कब होता है? हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना इसके बारे में। अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों भारतीय वायुसेना, इसका आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम, ये आप याद रखिएगा। और वायुसेना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस, दोस्तों इस बार थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये इस बार मनाया जाएगा बेंगलोर में। थल सेना दिवस 2023 जो अभी 15 तारीख आने वाली है, आज की दिन 10 हो गई, हाँ 15 तारीख में ये बेंगलोर में होगा इस बार थल सेना दिवस, तो 15 जनवरी। तो समनो वरुणा किसका आदर्श वाक्य है? नौसेना का, ये भी आप याद रखें। डीआरडीओ का बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर लगाया गया है? दोस्तों भारत का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन सी। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों अब जो एसएससी में आज जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ये एनालिसिस है आपका पूरा, कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न है। पहला देखें, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला, तो वो था दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, याद रखिएगा इसके बारे में। 2000 के नोट पर किसका अंकन किया गया है? दोस्तों 2000 रुपये का नोट, इस पर मंगलयान को छापा गया है, मंगलयान। और इसका साइज कितना है? 66 गुणा 166 mm। ये भी आपको याद रख के जाना है कि 2000 रुपये का नोट का साइज कितना है। ठीक है दोस्तों, और कौन से क्वेश्चन है? 2011 की जनगणना में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? सही जवाब आपका केरल। और भारत की कितनी थी? 74.04, 74.04, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका,
पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? दोस्तों पाचन की क्रिया ये मुख गुहा से, वोकल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया एसएससी जीडी में आज। उसके बाद में देखें दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के काल में रोलिंग प्लान कब आया था? दोस्तों रोलिंग प्लान जो आया ये 1978 से 1980 के बीच में आया था, ये भी आप याद रखेंगे। और कौन सी समिति थी? लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति की सिफारिश पर जो रोलिंग प्लान था वो लाया गया था, लकड़ावाला समिति, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट आपका, कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो बिनोय बिस्वम, कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनोय बिस्वम है। कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी 1925 में और ये बनाई थी एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष सबसे पहली बार भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में जो भाग लिया वो लिया था वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में। आपका सही जवाब है वर्ष 1900 का पेरिस ओलंपिक। ऐसा क्वेश्चन भी जो मुझे बताया गया विद्यार्थियों के द्वारा वो पूछा गया है, ओलंपिक से क्वेश्चन है और शायद यही क्वेश्चन था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखें, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था इस बार, तो ये टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। इसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी बोल सकते हैं आप। तो अगला देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों अकबर और हेमू की सेना के बीच में हुआ था ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को द्वितीय विश्व लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों सोन नदी वहीं से निकलती है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम होता है। गंगा की सहायक है सोन। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया जीडी में कि जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। अप्रत्यक्ष कर है। और दोस्तों जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आप याद रखना, 101वां संविधान संशोधन 2016। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? दोस्तों बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में। और कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया, आप याद रखिएगा। और कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को। और ये घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका की राजधानी क्या है? दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, याद रखिएगा। और इसकी राजभाषा क्या है? सिंगली। श्रीलंका की राजभाषा क्या है दोस्तों? सिंगली है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा। दोस्तों ये आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, दोस्तों इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत किसने बनाया? दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत बनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जगोई कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों जगोई मणिपुर का है। आपका ऑप्शन नहीं है, मणिपुर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एसएससी जीडी में आज। तो जगोई कहाँ का डांस है? मणिपुर का। दोस्तों मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और लोकटक झील भी आपको याद रखनी है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील आपका मणिपुर में है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि चिरोबा किस राज्य का नया साल है? तो चिरोबा नया साल है मणिपुर का, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया आज। तो काला घोड़ा कला महोत्सव ये होता है मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। दोस्तों मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली महिला थी आरती शाह। इंग्लिश चैनल ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। कभी क्वेश्चन आए कि इंग्लिश चैनल कौन से देश के बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21। बैडमिंटन के खेल में कुल कितने अंक होते हैं? दोस्तों बैडमिंटन के खेल में 21 अंक होते हैं। बैडमिंटन के खेल में 21 अंक होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है। पहला वित्त आयोग भारत में कब बना था? 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भारत में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर,
मोस, रिकानिया और प्यूनेरिया किस वर्ग के पौधे हैं? दोस्तों ये है ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो पादप जगत के उभयचर कौन है? ब्रायोफाइटा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बस दोस्तों यही प्रश्न थे आपके जो आज एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट और अगले क्वेश्चनों के साथ। उन क्वेश्चनों का अभ्यास कराऊंगा जो प्रश्न आए हैं आपके। तो चलिए आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।